हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग यहाँ पे यूपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने पहला वीडियो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। यानी नेशनल न्यूज़ के बारे में एक वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज इसी का दूसरा वीडियो करेंगे, ठीक है। तो पहला वीडियो हम लोगों ने कहाँ खत्म किया था? सतत विकास लक्ष्य पे हम लोग यहाँ पे लीव किए थे ना, एसडीजी पे। चलिए वहाँ से आगे करते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यहाँ पे आपको देखना है। देखो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है और ग्रेडिंग दिख रहा है। परफॉर्मेंस यहाँ पे किसका मेजर करने वाला है? यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टेट का मेजर होगा, ठीक है। पहली चीज़ स्टेट या यूटी का। लेकिन ये परफॉर्मेंस है किससे रिलेटेड? शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशन से, ठीक है। और ये एजुकेशन किसकी है? हायर एजुकेशन की या प्राइमरी एजुकेशन की या फिर मिडिल क्लास या फिर मीडियम या जो माध्यमिक स्तर का एजुकेशन होता है उसका। तो यहाँ पे स्कूली शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है। पहली चीज़ स्कूली शिक्षा की बात मैं यहाँ पे साथ साथ में लिखता जा रहा हूँ। और यहाँ पे स्कूली शिक्षा से रिलेटेड है। इवन यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि शिक्षा से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री रोल में होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब MHRD नहीं है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। अब स्कूली शिक्षा में जिसने जैसा परफॉर्मेंस किया होगा, जिस स्टेट का जैसा परफॉर्मेंस होगा, उसी हिसाब से यहाँ पे उनका इंडेक्स बन गया, ग्रेडिंग बन गई है, ठीक है। ये वैसे ही ग्रेडिंग है जैसे CBSE बोर्ड में कक्षा 10 और 12 के स्टूडेंट का होता है ना, A ग्रेड, B ग्रेड, A पॉजिटिव, A+, वही उसी तरह का है। तो जो A++ पा जाएगा वो बहुत अच्छा काम किया स्कूली शिक्षा में। तो यहाँ पे हम लोग को यही फैक्ट देखना है कि किस स्टेट को A++ मिला, किसको A+ मिला और किसको A मिला, ठीक है। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है, ये ग्रेडिंग सिस्टम इन्होंने 10 स्तर में बनाया है, ठीक है, 10 लेयर में। और ये 10 ग्रेडिंग सिस्टम कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको दिख रहा हो, साइड में दिख रहा है। यहाँ पे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 से लेके यहाँ पे आपको पूरा ग्रेड 10 तक दिख रहा, ठीक है। यानी यहाँ पे 10 लेयर हैं, 10 स्तर हैं। और जिसको G1 मिलेगा, G1 यानी ग्रेड 1 जिसको मिलेगा उसको बोलेंगे टॉप परफॉर्मर, ठीक है। टॉप परफॉर्मर मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन इसका रहेगा। G2 को इन्होंने A पॉजिटिव बोला, A++ बोला, ठीक है। ग्रेड 2 में A++ है और ग्रेड 3 में A+ है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा ना? तो बस हम लोग को यहाँ पे यही देख लेना कि कौन G2 में है, कौन G3 में, G4 में और कौन G10 में। G10 में यानी उसकी स्थिति बहुत बेकार है एजुकेशन में, ठीक है। और जो G1 में रहेगा वो बहुत अच्छा है, जो G2 में है वो भी बहुत अच्छा ही है। लेकिन आपको यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, G1 मैंने G2 के आगे तो A++ लिखा है, लेकिन G1 के आगे ऐसा कोई सिंबल नहीं लिखा है, A+++ ऐसे करके नहीं लिखा है, क्योंकि दिया ही नहीं गया। G1 को टॉप परफॉर्मर बोला गया बस, ठीक है। A++ स्टार्टिंग किया गया G2 से। और मज़े की बात तो ये है कि G1 में कोई लाई ही नहीं करता, G1 में कोई है ही नहीं। G1 ग्रेड स्तर 1 में कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है। यहाँ पे क्रॉस लगा देना है। किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया जो G1 ग्रेड में आ सके, ठीक है। पर शुरुआत होती है A++ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेड्स देख लिए, ठीक है, ग्रेड्स देख लिए। यहाँ पे अब हम लोगों को A++ देखना है कि ये A++ का मतलब G2 है, ठीक है। A++ का मतलब G2। तो A++ मिला किसको है? पंजाब को, चंडीगढ़ को, तमिलनाडु को, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ, अंडमान निकोबार को और केरला को। ये सभी को A++ ग्रेड में रखा गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। A++ में यहाँ पे पंजाब भी है, केरल भी है। और यही पूछेगा A++ में निम्नलिखित में से कौन A++ श्रेणी में नहीं आता है, और 4 ऑप्शन दे देगा और आपको यहाँ पे एक पिक करना पड़ेगा, ठीक है। A+ में गुजरात है, हरियाणा है और महाराष्ट्र है, ठीक है, याद रहेगा। सिर्फ A में उत्तर प्रदेश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये हम लोगों को अलग से याद रखना है, बिल्कुल ध्यान दे के अलर्ट हो जाना। यहाँ पे उत्तर प्रदेश को A ग्रेड मिला है, ठीक है, A ग्रेड। और A ग्रेड यहाँ पे लाई क्या कहाँ कर रहा है? यहाँ पे G4 में, ठीक है। ये A है, यानी उत्तर प्रदेश को आपको याद रखना है, ये ग्रेड नंबर 4 में लाई कर रहा है, ठीक है। बस यहाँ तक इम्पोर्टेंट था यूपी के लिए। बाकी G8 यहाँ पे ये इसलिए इम्पोर्टेंट है G8 क्योंकि G9 में किसी को सिलेक्ट ही नहीं किया गया। यानी सबसे बेकार जो स्थिति है स्टेट में वो मेघालय की है, ठीक है। G8 मेघालय यानी ये लूज़र रहा है, इसकी एजुकेशन में स्थिति ख़राब है, ठीक है। एजुकेशन में स्थिति ख़राब है, मैं यहाँ पे डाउन एरो करके बता रहा हूँ, इसका मतलब है स्थिति सही नहीं है। G9 में यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये भी आपको याद रखना है कि कौन से ग्रेड सिस्टम किसी भी राज्य को नहीं मिला तो वो G9 याद रखना है। क्लियर है। G10 में कोई स्टेट नहीं है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे गंदी स्थिति एजुकेशन में, स्कूली शिक्षा में किसकी है, अगर स्टेट रहे तो मेघालय मानना है और यूटी रहे तो लद्दाख मानना है। अगर क्वेश्चन में दोनों रहे तो क्वेश्चन को पढ़ लेना, ऑप्शन में यदि दोनों रहे तो क्वेश्चन को पढ़ लेना, यूटी पूछा है या फिर स्टेट पूछा है। अगर ऑब्लिक में लिखा है स्टेट ऑब्लिक यूटी, तब यूटी ही मानना, ठीक है। तो यहाँ पे लद्दाख को याद रखना है, इसको G10 ग्रेड मिला है, ठीक है। और ये जो
ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे हुआ है। इनके पैरामीटर क्या क्या है? पैरामीटर वही हैं कि यहाँ का एनरोलमेंट कैसा है, वहाँ का शासन कैसा है, स्कूल का प्रबंधन कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब स्कूल बने भी हैं, बिल्डिंग बनी भी हैं कि बस ऐसे ही स्कूल में फैसिलिटी है बच्चों के लिए। कई कई स्कूल में तो वॉशरूम ही नहीं होते हैं, वो जाके खेत में करते हैं बाहर। और इस चीज़ को आप लोग भी देखे होंगे, मतलब इवन जो गांव स्तर में है, जो ब्लॉक लेवल में जो डिग्री कॉलेज है ना, उसमें भी वॉशरूम अगर होते भी हैं तो ताला लगा रहता है, लड़के लोग बाहर जाके वहाँ पे वॉशरूम करते हैं। तो ये सब पैरामीटर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा, आपको ये प्लस प्लस याद रखना है। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरल और उत्तर प्रदेश का याद रखना है, ये ग्रेड 4 में है। और G9 किसी को नहीं मिला, और G10 में लद्दाख है, ठीक है। सबसे बेकार स्थिति राज्य में मेघालय की है, सबसे बेकार स्थिति यूटी में लद्दाख की है। बस इतना पढ़ना है। चलिए आगे बढ़िए। रायसीना डायलॉग देखो, हम लोग इसके क्वेश्चन तो UPPCS की जो टेस्ट सीरीज कर रहे थे ना, उसमें 3-4 क्वेश्चन इसको कर लिए। उसमें एक बार एडिशन भी पूछा था, है ना, कंडक्टेड बाय किसके द्वारा ये कंडक्ट होता है, ये भी पूछा था। और थीम तो कई बार पूछा है। तो यहाँ पे मतलब एक टॉपिक में 5-6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और ये रायसीना डायलॉग जो है वो कंडक्ट कहाँ पे होता है आपको पता है? न्यू दिल्ली में इसका कंडक्ट होता है, ठीक है, यानी आयोजन दिल्ली में होता है। और करता कौन है? भारतीय विदेश मंत्रालय, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ विदेश मंत्रालय। और साथ में एक इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में है, उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 इंस्टीट्यूशन के आपको याद रखना है, विदेश मंत्रालय और ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और इस रायसीना में होता क्या है? यहाँ पे डायलॉग से आप मीटिंग समझ लीजिए। एक मीटिंग है, ठीक है, टॉप मोस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, लीडर रहते हैं, टॉप लीडर रहते हैं दूसरे देशों के और अपने देश के, वो आके एक जगह बैठते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं और दुनिया के सामने जो बड़ी बड़ी चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ख़ासतौर से जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम रहती है, उनको यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, ठीक है। यदि रायसीना डायलॉग के कोर इशू जानना है, डिस्कस किया भू राजनीतिक और भू आर्थिक, ठीक है। तो जियो इकोनॉमिक्स याद रखना है और जियो पॉलिटिक्स, ये कोर मुद्दे हैं, ठीक है, जहाँ जिसका डिस्कशन होता है रायसीना डायलॉग में। क्लियर है? इसके बाद पूछते हैं कि एडिशन कौन सा है और कंडक्ट किसके द्वारा हुआ था, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। तो ये कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है, जल्दी से बताइए। हम लोगों ने MCQs में किया है ना, ये 6th एडिशन है, ठीक है, 6वां है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार पूछा है इसका संस्करण, ठीक है। और ये कंडक्टेड बाय, ये हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे देख लेना, विदेश मंत्रालय और ORF। और इनके चीफ गेस्ट भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ गेस्ट कौन थे? इस बार के चीफ गेस्ट 6वें संस्करण में चीफ गेस्ट थे पाल कगामे, ये रवांडा के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, याद रहेगा। और दूसरे हैं मैट फ्रेडरिक्सन, ठीक है, मैट फ्रेडरिक्सन, ये डेनमार्क के PM हैं। ये 2 लोगों को आपको याद रखना है चीफ गेस्ट, ठीक है, याद रहेगा। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थीम हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया है कई बार। इसकी थीम क्या है? वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स, ठीक है, एंड आउट ऑफ कंट्रोल। याद रहेगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को ये पढ़ना था, ठीक है। तो आगे बढ़ें अब, चलिए आगे करते हैं। इकोसोक देखो अभी इसको हाल ही में इंडिया को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इकोसोक ये जो संस्था है UN का, UN के बारे में आपको पता होगा। UN के 6 ऑर्गन जो है ना इंपॉर्टेंट, UN के 6 ऑर्गन जो है वो तो आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। उन्हीं 6 में से एक इकोसोक भी है। इकोसोक का मतलब है आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट में अभी भारत को शॉर्ट लिस्ट किया गया है 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए। और इंडिया के साथ साथ यहाँ पे 3 कंट्री और हैं जिनको साथ में यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। देखिए ये रोटेशन में चेंज होते रहते हैं। अगर इंडिया के साथ जानना चाहते हैं कौन कौन सा शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो इंडिया के साथ यहाँ अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान, ये 4 कंट्री आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं ना कि अभी हाल ही में इकोसोक में 4 कंट्रियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो उसमें फिर काम आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान याद रखना। और UN के जो 6 ऑर्गन हैं वो भी जान लीजिए जल्दी से। जैसे आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आप पढ़ते होंगे, ठीक है, जो महासभा होती है। UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आप लोग पढ़ते होंगे। UNS यानी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, सचिवालय जो है। और एक संस्था जो अभी आप क्वेश्चन में पढ़ ही रहे हैं, UN इकोसोक, जो यहाँ पे सामने लिखी हुई है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यहाँ पे चौथी इंस्टीट्यूट है जो अंग है वहाँ उसका UNTC यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशंस की। और लास्ट में ICJ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हमेशा पढ़ते रहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ते हैं, हेग में है, ठीक है, हेग में। हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में, ठीक। तो इतनी बातें हैं इसमें याद रखने के लिए, ठीक। आगे बढ़ें। ये देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने सारे किए हैं यहाँ पे, है ना, मतलब पीसीएस टेस्ट सीरीज में किए हैं। पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट। यूनिट का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझ लेना, ठीक है, ये जहाज़ है, ठीक है, उसी जहाज़ पे, अब चूंकि जहाज़ है तो जहाज़ तो फ्लोट ही करता है, तो उस जहाज़ की वजह से फ्लोटिंग हो गया, ठीक है, जहाज़ की वजह से फ्लोटिंग हो गया, क्योंकि पूरा इंस्टॉलेशन जो है वो जहाज़ के ऊपर ही है, इस यूनिट का, इस स्टोरेज का, एलएनजी स्टोरेज का, ठीक। और ये व्यवस्था शुरू कहाँ पे की गई, ये महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन हम लोगों से वहाँ टेस्ट सीरीज में पूछा हुआ था कि ये कहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये महाराष्ट्र याद रख लेना। यहाँ पे दिख रहा है आपको फिगर, ठीक है, जहाज़ के ऊपर ये इंस्टॉल है स्टोरेज एलएनजी के, और अब इजीली एलएनजी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। एक जगह से दूसरी जगह का मतलब है इसको फिर मेन गैस ग्रिड जो है वहाँ से उससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, गैस ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे इसको, तो गैस ग्रिड में सप्लाई होती रहेगी, ठीक। इतनी सी बातें हैं इसमें, बस महाराष्ट्र यहाँ पे याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंधुदुर्ग आप देख रहे हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, बस याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पे सिंधु है, ठीक है, सिंधुदुर्ग एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, यानी ये महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है एक, ठीक है। तो इस डिस्ट्रिक्ट का एक क्षेत्र है जिसको अभी हाल ही में नॉमिनेट किया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के नाम से, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज स्थल, ठीक है। तो इसको भी हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल नामित किया गया, ठीक। और सिंधुदुर्ग के पास जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का भी नाम याद रख लीजिए, हो सकता पूछ ही ले, तो अम्बोली याद रखना, अम्बोली, ठीक है। क्लियर है, बस इसमें इतना ही फैक्ट था, ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, बस नॉमिनेशन के लिए हमें याद रखना है। चलिए आगे करते हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से या फिर नेशनल पार्क का यदि नया उद्घोषणा होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। क्योंकि नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे कुछ रिजर्व के आपको नाम याद रखना है, रायमोना रिजर्व जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, और एक याद और रखना है देहिंग पटकाई, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देहिंग पटकाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। ये दोनों के दोनों असम में है, पहला फैक्ट है ये, असम याद रखना है, ठीक है। अभी हाल ही में इन दोनों को नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है। दर्जा से मतलब समझ रहे हो ना कि ये अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे, अब नेशनल पार्क हो गए। पहले इस क्षेत्र को रिजर्व किए होंगे, फिर बाद में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। और इसके बारे में एक फैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है देहिंग पटकाई के बारे में, इसको बरसा वन के रूप में भी जानते हैं, बरसा वन, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा सेपरेटली। और बरसा वनों की खास बात क्या होती है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत तगड़ी होती है, यानी फ्लोरा और फोना ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फ्लोरा और फोना के ज़्यादा होने के चांसेस किस क्षेत्र में होते हैं, जहाँ पर रेनफॉल भी ठीक ठाक हो और टेम्परेचर भी ठीक ठाक हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, इसलिए यहाँ पे इसको वर्षा वन बोला जा रहा है, ठीक है, देहिंग पटकाई क्षेत्र को, ठीक है। बाकी और असम में क्या क्या है ये तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, यहाँ पे हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, आपने मानस पढ़ा होगा, ठीक है, नामेरी पढ़ा होगा, जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ, मानस, ठीक है, काजीरंगा, नामेरी और ओरांग, वेरी इंपॉर्टेंट है, डिब्रू सिखोवा, ये 4 तो यहाँ पे लिखे ही हैं। बाकी हम लोगों ने रायमोना भी पढ़ा और देहिंग पटकाई भी पढ़ा, ठीक है, इतना यहाँ पे याद रखना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने कई बार टेस्ट सीरीज में किया है। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए ये टोटल कितनी है, इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, 40 हो गई हैं, ठीक है, 40, अभी तक 38 थी, ठीक है, यानी 2 प्लस और ऐड हो गई हैं, जिसमें हम लोगों ने 38वीं कौन सी पढ़ा था, 38वां कौन सा था, जयपुर को, ठीक है, 38 जयपुर को पढ़ा था। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला काम कौन करता है, कौन सा इंस्टीट्यूट करता है, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूनेस्को के हिसाब से यहाँ पे 6 स्थल ऐसे हैं जो संभावित हैं, जो अस्थायी रूप से सूची में डाले गए हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है इनके हिसाब से, तो ये 6 स्थलों के नाम याद रखना है, याद तो नहीं रखना है, बस एक बार नज़र देख लेना है। जो लेटेस्ट वाले हैं उनको हम लोग याद रख लेंगे, जैसे 38 हम लोगों ने 38वां देखा
और यहाँ पे 39 भी देख लेंगे और 40 में देख लेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहले ये देख लेते हैं कि ये पॉसिबल जो 6 स्थल नामित किए गए हैं उनको देख लेते हैं पहले। तो ये छः कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए। यहाँ पे पहला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है। दूसरा है वाराणसी के गंगा घाट, महापाषाण स्थल, ठीक है, हायर बेनकल इसका नाम है, ठीक है, कांचीपुरम के मंदिर, और ये मराठा सैन्य वास्तुकला, और लास्ट है बेड़ा घाट, लमेता घाट। और ये है कहाँ कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। मराठा से आपको यहाँ पे आइडिया हो रहा होगा, ये महाराष्ट्र से है, ठीक है। कांचीपुरम के मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। और ये हायर बेनकल का जो महापाषाण स्थल है ये कहाँ पे, ये कर्नाटक का है, ठीक है, कर्नाटक का, इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा बस एक नज़र रखे रहिए ताकि ऑप्शन आए तो हम लोगों को याद आ जाए। वाराणसी के गंगा घाट समझ ही रहे हैं, और सतपुड़ा कहाँ पे है, ये एमपी का है, ठीक। तो ये अभी 6 पॉसिबल स्थल हैं यूनेस्को के हिसाब से, और बाकी यहाँ पे 39 हम लोग देख लेते हैं, और 40 कौन से हैं, 40 कौन सा है, क्योंकि ये लेटेस्ट ऐड हुए हैं। तो 39 में ये टेम्पल ऐड हुआ है रमप्पा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रमप्पा टेम्पल। और ये कहाँ पे है, ये तेलंगाना में है, वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना, ठीक। और 40th जो ऐड हुआ है, एक हड़प्पा का स्थल है, एक हड़प्पा सिटी है, वो है धौलावीरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धौलावीरा। ये 40वीं है और 39वीं रमप्पा टेम्पल तेलंगाना का, ठीक है। और धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में। इतनी बातें हम लोगों को यहाँ पे विश्व धरोहर स्थल में अभी जो लेटेस्ट में न्यूज़ में था, तो याद रखना है इतना, ठीक है। आगे बढ़ें, इसको देखिए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना, इसको आप, ये तो आसान है, आप जल्दी से लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो हम लोग को जान लेना चाहिए। जैसे हाँ, यहाँ पे जो शक्तिशाली सेना की ये रिपोर्ट दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये सबसे शक्तिशाली सेना है, ये बता कौन रहा, ये मिलिट्री डायरेक्ट, एक रक्षा, एक डिफेंस से रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट है, उसका नाम है मिलिट्री डायरेक्ट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मिलिट्री डायरेक्ट। इनकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे जो पावरफुल शक्तिशाली सेना है वो चीन की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 से 4 तक देख ले रहे, और तो याद हो जाएगा पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और फोर्थ कौन सा है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बजट वाइज नहीं पूछा है, यहाँ पे बस पावरफुलनेस पूछ रहा है, शक्तिशाली पूछ रहा है। यहाँ पे बजट के हिसाब से आंसर्स अलग हो जाएंगे, ठीक। तो शक्तिशाली में सबसे पहला स्थान जो है वो चीन का है, ठीक है, चीन का है, फिर यूएसए का है, यहाँ पे अमेरिका लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अमेरिका। और तीसरे पे कौन होगा बताएंगे, तीसरे पे ऑब्वियसली रूस होगा, ठीक है। और चौथे पे इंडिया, भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी चौथे स्थान पर कौन है, इंडिया है, ये याद रखना है। यहाँ पे हम लोगों को 4th स्थान याद रखना है। यदि 5वां पूछ ही ले, जैसे कभी कभी आगे पीछे का पूछ लेता है, कूट में पूछ सकता है कि हमारी जो सेना है वो फ्रांस से कम शक्तिशाली या फिर ज़्यादा शक्तिशाली है, तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो फ्रांस को 5वें नंबर पर रखा गया है, ठीक है। और ब्रिटेन तो बहुत पीछे है नमा, क्योंकि कोडिंग में एक बार फ्रांस और ब्रिटेन का तुलना करके भारत का कुछ पूछा था पिछले साल, शायद मुझे याद आ रहा है। तो बस मोटा मोटा याद रखना, तो ब्रिटेन और फ्रांस पीछे हैं इंडिया से यहाँ पे शक्तिशाली सेना में, ठीक। तो ये यहाँ पे 4 फैक्ट थे। इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग चौथे स्थान पर। अगर बजट वाइज पूछे, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कौन सा देश करता है सेना के लिए, तब पहला स्थान यूएसए का आ जाएगा, ठीक है। यूएसए का इतना ज़्यादा ही यूएसए खर्च करता है इस पर कि चीन उसके भी बहुत पीछे है। अगर यूएसए का बजट जानेंगे मिलिट्री में, तो ये 332 बिलियन डॉलर। और यहाँ पे चाइना के यदि आप जानेंगे तो चाइना का है 261 बिलियन डॉलर। आप क्लियरली डिफरेंस आप समझ सकते हैं, ठीक है, कितना डिफरेंस है, लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा, लगभग 3 गुना है ना, लगभग 3x। और इंडिया के यदि जानना चाहेंगे तो इंडिया का है 71 बिलियन डॉलर। अब आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि वैसे बजट वाइज कितना पैसा खर्च करती है सेना पर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये विधानसभा चुनाव जो हुए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव हुए थे अभी मार्च से अप्रैल 2021 में, यहाँ पे देखो डेटा तो बहुत है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे हमारे मतलब की क्या चीज़ है ये जानना ज़रूरी है ना। तो हम लोग को यहाँ पे बस इतना जान लेना है कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं किस किस स्टेट में, और यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविज़न है तो वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे स्टेट कौन कौन सी हैं ये हम लोगों को बस देख लेना, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, और केरला में,
और असम में, ये 5 स्टेट थे, याद आ रहा? ठीक है। और ये विधानसभा के चुनाव कराता कौन है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में प्रोविज़न है? आर्टिकल 344 में। ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किस आर्टिकल में? आर्टिकल 168 भी, ये भी याद रखना। ठीक है। अब किस स्टेट में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, बस ये देख लेते हैं। बाकी इसमें कौन जीता कौन हारा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ, लेकिन मैचिंग में ये ज़रूर है कि सीटें ज़रूर पूछ ले। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में ये 294 है। ठीक है, 294 है। असम में 126 है। केरल 140। ठीक है। तमिलनाडु में 234 और ये पुडुचेरी में 30। ठीक है। बस ये डेटा हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फैक्ट को देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। आर्क समझते हैं ना? आर्क मतलब चाप की तरह, जो हम लोग चाप पढ़ते हैं, चाप यानी आर्क। ये आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पे, ये सबसे ऊंचा है विश्व का। पहला फैक्ट तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ लिया। दूसरा फैक्ट है यहाँ पे कि ये किस नदी के ऊपर बन रहा है? ये जो नीचे दिख रही नदी, ये जो नीचे नदी दिख रही है, ये चिनाव रिवर है। ठीक है, चिनाव रिवर। और इसका सोर्स कहाँ पे है? इसका सोर्स बताएंगे। इसका सोर्स बारालाचा पास है। ठीक है, बारालाचा पास, ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बस इतना फैक्ट है। बाकी ब्रिज देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो नीचे रिवर दिख रही है, चिनाव रिवर है, ये आर्क ब्रिज बन रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फिर ऐसे पैरेलल यहाँ पे पटरी डाल दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेन निकल जाएगी फिर आराम से। ठीक, क्लियर है? एक्चुअली ये जो आपको आर्क शेप में दिख रही है ना, ये बीम है। ठीक है, ये बीम है, अभी ब्रिज नहीं है। ब्रिज तो अभी बनेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे रोलर कोस्टर की तरह ट्रेन थोड़ी ना जाएगी ऐसे। ये बीम सपोर्ट है। ठीक है, इस बीम सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे एक पटरी डाली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, हाँ, ये इसको देख लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके बारे में तो आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है, पूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, ये कंप्लीट कब हो रहे हैं? पहला फैक्ट तो है 15 अगस्त 2023 को। ठीक है, यानी इस तारीख को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इसके सेलिब्रेशन में 75 सप्ताह तक, ठीक है, 75 सप्ताह तक ये हम लोगों को सेलिब्रेट करना है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई है? 12 मार्च से, 12 मार्च 2021 से। आप 75, इसमें 75 सप्ताह जोड़ देंगे तो ये डेट आ जाएगी 15 अगस्त 2023। ठीक है, यहाँ तक सेलिब्रेट करना है। इस प्रोग्राम को इंडिया #75 भी बोलना है। ठीक है, इंडिया #75। तो शुरुआत कब की गई इसकी? 12 मार्च 2021 को। कहाँ से शुरुआत की गई है? साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है। देखो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो उसमें ये समझ में आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों ने इसका PCS टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन किया था, तो उसमें एक समिति भी पूछा था, और उस वो समिति से संबंधित क्वेश्चन था कि महोत्सव के आयोजन के लिए किस समिति का यहाँ पे गठन किया गया और उसके अध्यक्ष कौन है? पूछा था ना, याद आ रहा? और उसके अध्यक्ष कौन थे? खुद PM साहब थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी थे। और ये 12 मार्च की डेट को क्यों चुना गया? तो 12 मार्च 1930 की डेट आपको याद है ना, नमक सत्याग्रह का। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी यहाँ पे 12 मार्च, तो इसको 12 मार्च को पिकअप कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा इंपॉर्टेंट क्या है? 2023 याद रखना है। कंप्लीट कब हो रहा? ठीक है, शुरुआत कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट, शुरुआत कब हुई? और ये जगह का नाम भी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से शुरुआत की गई। ठीक है, बस इसमें 3-4 चीज़ें बस ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इसको देखिए, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो जब भी इंडेक्स का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम लोग को क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस रिपोर्ट को या फिर उस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, और उसमें टॉपर कौन है और लूजर कौन है, यही सब पूछा जाता है। तो इसमें भी हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे सबसे आसान रहना कहाँ पे है और ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, और सबसे रहना कठिन कहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे पहले जो रिलीज कर रही है, ये कौन सा संस्था यहाँ पर रिलीज कर रही है? तो यहाँ पे आपको ये देखना है, मिनिस्ट्री का नाम लिखा है, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, अब शहर से रिलेटेड काम है भाई, तो शहरी कार्य मंत्रालय देखेगा ना। और ये जो इंडेक्स था ना, ये सर्वे के आधार पर था। तो यहाँ पे सर्वे के आधार पर था, तो लोगों ने क्या बताया कि यहाँ पे सबसे बढ़िया जो शहर है रहने के लिए, वो कौन सा बताया? बेंगलुरु बताया। ठीक है, बेंगलुरु पहली चीज़, पहला फैक्ट तो ये हो गया। और इसकी जो श्रेणी है वो 10 लाख से ऊपर वाली है। 10 लाख से ऊपर जहाँ पे आबादी है, उस कैटेगरी में बेंगलोर सबसे ऊपर है। ठीक,
अगर 10 लाख से कम आबादी में पूछे तो फिर शिमला लग देना, ठीक है, शिमला। तो यहाँ पे 2 फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े, ठीक है। और इसी रिपोर्ट के साथ साथ एक डेटा और यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है कि नगर पालिकाओं में यदि पूछ ले कि नगर पालिकाओं में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है, या फिर ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स सबसे बढ़िया किस नगर पालिका का है, तो यहाँ पे हम लोग को इंदौर याद रखना है, ठीक है, इंदौर नगर पालिका याद रहेगा। तो यहाँ पे बस 3 फैक्ट याद रखना है, बेंगलोर, शिमला और इंदौर। ये नगर पालिका में हो गया, ये 10 लाख से प्लस हो गया, ये 10 लाख से माइनस हो गया। अब आगे रिलीज कौन करता है, ये तो आसान है, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए इसको देखिए, चिकित्सकीय गर्भपात संशोधन विधेयक, यानी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन से संबंधित जो हम लोगों ने पढ़े थे ना क्वेश्चन एमसीक्यू में, ये वही है। और इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा था, उसमें पूछा था कि ये जो विधेयक है वो लोकसभा के द्वारा पास किया गया है, राज्यसभा में लंबित है, या फिर राज्यसभा द्वारा पास किया गया है, लोकसभा में लंबित है, इस तरह का क्वेश्चन था ना। और उसमें कुछ प्रोविजन भी थे कि मतलब चेंजेस क्या किए गए, पहले क्या था और अब क्या है। तो पहली बात तो ये कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पास कर दिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कूट में आया था इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसका इंग्लिश में वर्जन देख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2021, यानी यहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के प्रोविज़न है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रोविज़न में पहले क्या था, मतलब अमेंडमेंट से पहले की स्थिति क्या थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाद की स्थिति जान लेंगे, तो बस क्लियर हो जाएगा कि पहले क्या था और अब क्या चेंज हो गया। और थोड़ा सा मेडिकल बोर्ड के बारे में समझ लेंगे कि ये क्या है, ठीक। देखो एक यहाँ पे प्रोविज़न कॉमन है, वो है 24 सप्ताह का, यानी 24 सप्ताह के अंदर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। ये पहले भी प्रोविज़न था और अब भी प्रोविज़न है, लेकिन इन 24 सप्ताह को इन्होंने अलग अलग टाइम बाउंड में अलग अलग फ्रेम का किया है, ठीक है। तो इन 24 सप्ताहों को हम लोग देख लेते हैं। ये 24 सप्ताह जो थे, इसको देखो कैसे कैसे यहाँ पे कैटेगराइज किया था। यानी महिलाएं यदि 12 सप्ताह के अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराती हैं तो उनको एक डॉक्टर की सलाह चाहिए, ठीक है। एक डॉक्टर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पहला कैटेगराइजेशन 12 सप्ताह का था, ठीक। दूसरा कैटेगराइजेशन था, ये बिफोर पहले का बता रहे हैं, ठीक है, जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था। दूसरा यहाँ पे कैटेगराइजेशन है, यदि 12 सप्ताह से 20 सप्ताह के अंदर कोई महिला प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कराती है, गर्भपात कराती है, तो उसे 2 डॉक्टर की ज़रूरत है, 2 डॉक्टरों की सलाह की ज़रूरत है, रिकमेंडेशन चाहिए, तब जाके गर्भपात हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये काम इलीगल है ना भाई, अगर डॉक्टर मोहर लगा देता है तो भाई फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो 20 सप्ताह तक हो गया। तीसरा कैटेगरी है यदि 20 सप्ताह के बाद, ठीक है, बस इसमें ये 2 ही प्रोविज़न थे, यानी 12 सप्ताह तक और 12 से 20 सप्ताह तक, ठीक। अब इसमें चेंजेस क्या हुए नए अमेंडमेंट में, वो हम लोग को देखना है। देखो बहुत आसान है, पहले जो था 12 सप्ताह तक था, एक डॉक्टर, अब यहाँ पे सीधा सीधा कर दिया 12 सप्ताह तक, ठीक है। 12 सप्ताह के अंदर यदि कोई महिला गर्भपात कराती है, टर्मिनेट कराती है अपनी प्रेगनेंसी का, तो उसे बस एक डॉक्टर की ज़रूरत है, ठीक है। पहले 12 सप्ताह के अंदर ही एक डॉक्टर की ज़रूरत थी, अब 20 सप्ताह तक सिर्फ एक डॉक्टर की ज़रूरत है, ठीक। और 20 के बाद फिर 24 भी तो बच रहा, तो 20 से 24 सप्ताह के बीच में यदि कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराती है तब 2 डॉक्टर की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे 12 से 20 के बीच में 2 डॉक्टर की ज़रूरत थी सलाह की, अब यहाँ से 20 से 24 में कर दिया, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि 24 सप्ताह हो गए, उसके बाद किसी को ज़रूरत पड़ रही मेडिकल टर्मिनेशन, यहाँ पे टर्मिनेशन की, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की, तब क्या होगा, तब आपको मेडिकल बोर्ड की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और तब फिर मेडिकल बोर्ड परमिट करेगा कि आपको टर्मिनेट कराना है प्रेगनेंसी या नहीं कराना है, ठीक है। इनकी रिकमेंडेशन पे होगा सब काम 24 सप्ताह के बाद। तो यहाँ पे नए प्रोविज़न में, नए अमेंडमेंट में, नए संशोधन में बिल के मेडिकल बोर्ड का भी प्रावधान आ गया, ठीक है। इतनी सी बातें हैं इसमें। और ये पुराना कानून जो था ना, ये 1971 का कानून था, ठीक है। ये जो आप अभी 2021 देख रहे हैं, ये कब का है, ये 1971 का, इसमें जाके संशोधन हुआ है 2021 का, ठीक। तो आगे बढ़ें, इतना था इसमें बस। चलिए, ये हम लोगों ने ये भी फैक्ट पढ़ा था, इंडियन फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे पढ़ा था, केरल में पढ़ा था, ठीक है, केरल में। और ये डिजिटल, ये किस तरह का डिजिटल हो रहा है, यहाँ पे लिंकेज किया जाएगा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है, आपस में लिंकेज किया जाएगा, मतलब एकेडमिक टू एकेडमिक यहाँ पे लिंकेज होगा, ठीक है। तो अभी केरल ने स्टार्ट किया है, बाकी स्टेट्स में अभी हो जाएगा। तो अभी केरल की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यूनिवर्सिटी जो है यहाँ जहाँ पे ये लॉन्च हुई है फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, उनका कनेक्शन होगा अभी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है। बाकी धीरे धीरे और यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएगा,
जब यूनिवर्सिटीज़ एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं तो फिर वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ के इनोवेटिव आइडियाज़, यहाँ के इनोवेटिव आइडियाज़ शेयर होते रहते हैं ना, तो एकेडमिक्स में एक हाई डिग्री ऑफ एकेडमिक प्रोफाइल बनती हैं। ठीक है, तो बस इसमें हम लोगों को केरल याद रखना। ये छोटा सा फैक्ट है, इसको भी याद रख लीजिए। भारतीय सेना का पहला सोलर प्लांट। और देखो भैया, सोलर प्लांट तो चाहिए। अब पहाड़ों पे, पर्वतों पे कहाँ से हम बिजली ले जाएं, तो कम से कम उनका इसी से काम चलता रहे। ठीक है, तो अभी सिक्किम में ये लॉन्च किया गया, तो ये सिक्किम याद रखना। और इसको बनाया किसने? IIT बॉम्बे ने बनाया। ठीक है, तो इसमें 2 फैक्ट हैं बस। चलिए आगे करते हैं। देखो, सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। MCQs तो हम लोग टेस्ट सीरीज में कर ही चुके हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा ही था, US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने इंस्टीट्यूट हैं? 12 संस्थान थे, हम लोगों ने भी पढ़ा था। ठीक है, 12 संस्थान थे। उन 12 ये 12 कौन कौन से थे ये भी देखा था। और ये जो रैंकिंग बनी है ना, ये सब्जेक्ट वाइज बनी है। ठीक है, विषय आधारित, यानी यहाँ पे हर कॉलेज जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर रैंकिंग बनी है। जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टॉप इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, कोई कंप्यूटर साइंस के लिए होगा, कहीं पे केमिकल इंजीनियरिंग या फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सबसे बढ़िया होगा, है ना। तो अलग अलग यहाँ पे विषय के आधार पर रैंकिंग बनी है। तो ये 12 इंस्टीट्यूट जो हैं, ये देखो 12 के 12 तो याद रख नहीं पाएंगे, तो कम से कम हम लोग यही रख लें कि ये जो रैंकिंग बनी है 100 यूनिवर्सिटी की, उसमें 12 इंडिया से हैं। ठीक है, 12 इंडिया से हैं, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें ज़्यादातर IITs ही हैं। ठीक है, ज़्यादातर IITs हैं। यूनिवर्सिटीज़ में एक GNU भी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे OP जिंदल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 12 याद रख नहीं पाएंगे। और अलग अलग सब्जेक्ट में सबकी अलग अलग रैंकिंग है, तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करें। जैसे यहाँ पे एक फैक्ट मैं लिखूँ, यहाँ पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट जो है वो IIT मद्रास है। ठीक है, IIT मद्रास। और माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें, माइनिंग यानी खनन, तो ये IIT बॉम्बे सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है। मतलब यहाँ पे इंजीनियरिंग, माइनिंग की जो इंजीनियरिंग होती है IIT बॉम्बे में सबसे बढ़िया होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ सब्जेक्ट से कैटेगराइज किया हुआ है। तो बस इतना याद रख लेना, 12 इंस्टीट्यूट शामिल किए गए। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, ये क्वाड फर्स्ट मीटिंग अभी हुई है। क्वाड के बारे में आप लोग समझते होंगे। क्वाड का मतलब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल से है। ठीक है, चतुर्भुज आकार में जो देशों का अरेंजमेंट है वो है। ठीक है, एक्चुअली ये सिक्योरिटी डायलॉग है एक तरह से। और यहाँ पे कंट्री कौन कौन सी है? कंट्री बहुत आसान है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्वाड है। और बाकी यहाँ पे मैप पे आपको दिख रहा होगा, मैप पे दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ। मैप पे आपको इंडिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये जापान है, और ये अलास्का है, ये USA। ये अलास्का सी का पोर्सन है USA का। तो 4 कंट्री क्वाड में है। और इनका अरेंजमेंट देखेंगे ना, तो ये चतुर्भुज बनता है। ठीक है, तो उसी के नाम से ये क्वाड नाम हो गया। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे बड़ा क्या है, ये डिप्लोमेटिक इशूज़ यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक वाले जो होते हैं। ठीक है, पहली चीज़। और ऊपर से चाइना वाला तो आप जान ही रहेंगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन का यहाँ पे प्रभाव जो बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल भी तो करना है। तो चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये क्वाड जैसी संस्थाओं का अपना सिग्निफिकेंस है। इतना भौकाल है चाइना का, सोच लीजिए। और साउथ चाइना सी तो हत्या ही लिया, अब कहीं ये भी डर लग रहा है कि हिंद महासागर भी ना हत्या ले, क्योंकि खासतौर से वाटर बॉडीज से रिलेटेड जो बॉडी है, टॉप बॉडी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। पढ़े हो ना, ये तो अंकुलोस पढ़ते हैं उसे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक है, अंकुलोस। तो इसने इसकी जो गाइडलाइंस थी, इसके जो रूल्स रेगुलेशन थे, वो चाइना ने माने कहाँ थे, उसको इग्नोर कर दिया था, अवॉइड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, तो तानाशाही है और क्या। और ये सब मीटिंग जो है ना वर्चुअली हुई हैं। ठीक है, अब वर्चुअल होने का मतलब है सब अब लोग अपने अपने घर पे बैठे बैठे मीटिंग किए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ये हुई कहाँ पे क्वाड मीटिंग, तो ये सबके अपने अपने घर पे ही हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना। केन एक रिवर का नाम है, बेतवा रिवर का नाम है, आप लोगों को पता है। बेतवा रिवर जो है वो यूपी की रिवर है और MP में भी फ्लो करती है। ठीक है, सोर्स MP ही है। और केन का सोर्स कहाँ है बताएंगे? चूँकि केन में पानी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है बेतवा की अपेक्षा। ठीक है, तो केन का वाटर जो है ना वो बेतवा में सप्लाई करने का प्लान है। तो उससे पहले केन का पानी रोकना पड़ेगा, है ना। केन का पानी रोकना पड़ेगा, तो रोकते कैसे हैं? डैम के माध्यम से। तो यहाँ पे जो डैम बनाया जाएगा उस डैम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस डैम का नाम भी याद रखिए, दोधन बांध। ठीक है, दोधन बांध। तो यहाँ पे इस डैम में पानी इकट्ठा किया जाएगा, फिर बेतवा में सप्लाई किया जाएगा पानी का, क्योंकि बेतवा तो सूखी रहती है। बुंदेलखंड के जो लोग होंगे वो समझ रहे होंगे। और ये दोनों नदियाँ, केन और बेतवा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं।
चलिए बढ़िया, इस तरह का लिंकेज हो जाएगा तो बुंदेलखंड के किसानों का थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो इस बांध का नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले तो ये दिल्ली एनसीआर शासन का है। यहाँ पे ये तीन पैरामीटर आपको देखना है। ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जिस पर दिल्ली सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, ये इसको सीधा सीधा कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, यानी दिल्ली में पुलिस जो है वो सीधी सीधी होम मिनिस्ट्री से कंट्रोल हो रही है, ना कि वहाँ के सीएम के द्वारा। ऐसी लॉ एंड ऑर्डर एंड भूमि मामले, यानी दिल्ली की केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सॉरी दिल्ली की स्टेट की जो भी वहाँ पे वहाँ की केंद्रीय मंत्रिपरिषद है विधानसभा की, वहाँ की विधानसभा कोई भी यदि कानून बनाती है और ख़ासतौर से यदि इन 3 विषय पे कानून बनाती है तो फिर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी सलाह लेनी पड़ेगी। किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर की सलाह लेनी पड़ेगी यदि इन 3 विषय पे आप कुछ काम करते हो तो। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे है कि इन 3 विषयों पे तो यहाँ पे गवर्नर की पावर बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पूरा रुतबा है। ठीक है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है ही नहीं। आप इन 3 काम पे काम कर ही नहीं सकते हो, यानी दिल्ली की विधानसभा इस 3 विषय पे काम कर ही नहीं सकती है। आपने एक चीज़ और देखी होगी, आर्टिकल 74(1) पढ़ा होगा। आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 में क्या लिखा है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है, और प्रेसिडेंट साहब को ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी भी बताया गया है, यानी सेंटर में केंद्र में तो प्रेसिडेंट की पावर को कट कर दिया गया। ठीक है, कि प्रेसिडेंट साहब जो भी काम करेंगे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा। लेकिन ऐसा प्रोविज़न जो है ना वो स्टेट्स में नहीं है। गवर्नर को कुछ भी पूछने की ज़रूरत है नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ठीक है, बाध्यकारी नहीं बताया गया, मतलब प्रैक्टिकल में तो सब एक दूसरे के सलाह मशवरा सा ही होता है, लेकिन प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन प्रेसिडेंट के मामले में लिखा हुआ है। और आप पुराना कानून पढ़ेंगे यदि दिल्ली एनसीआर के संबंधित है 1991 का, तो ये जो 1991 का कानून था वो बड़ा थोड़ा सा बेग था, अस्पष्ट था। तो इस अस्पष्टता को क्लियर करने के लिए कौन बैठा है? जुडिशरी बैठी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे व्याख्या की इस कानून की। इस कानून में एक प्रोविज़न था जिस पे थोड़ा सा डिलेमा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे व्याख्या कर दी 2018 में। ठीक है, और व्याख्या में क्या बताया? इस व्याख्या में ये बता दिया सुप्रीम कोर्ट साहब ने कि राज्यपाल साहब को, उपराज्यपाल साहब को इन 3 विषय को छोड़कर, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, भूमि मामले, इन 3 विषय को छोड़कर बाकी किसी मामले पे मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी है। समझ रहे हैं ना? मतलब बाध्यकारी बना दिया इन 3 विषय को छोड़कर। किसको बाध्यकारी बना दिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। किसकी सलाह मानने के लिए? वहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए। ठीक, तो ये तो उल्टा दाव बैठ गया, यानी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के बाद यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर कम हो गई, है ना? लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर कम हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बढ़ गई। लेकिन अब तो संशोधन हो गया। अब संशोधन में क्या क्या चेंज हो गया, बस आपको यहाँ पे एक बात जान लेनी है। इस संशोधन में दिल्ली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी विधानसभा की शक्ति पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है। खासतौर से कब? सलाह लेने में। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिल्ली की जो भी कानून बनाएगी, जो भी बिल बनाएगी, किसी भी मैटर में, ठीक है, किसी भी बिल को अगर किसी भी तरह का निर्णय लेती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट की, तो फिर उपराज्यपाल की मंजूरी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? संशोधन में क्या चेंज हुआ? संशोधन में ये चेंज हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्टेट की, वो अब कुछ अपने आप नहीं कर पाएगी, सब कुछ यहाँ पे पूछना पड़ेगा उपराज्यपाल साहब से। तो यहाँ पे तो स्टेट में और यहाँ केंद्र में बिल्कुल उल्टा हो गया। केंद्र में तो यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना है। और यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकती अपने से, उपराज्यपाल से पूछना है। डिफरेंस समझ में आया? तो इतना सा था, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं फिर। और आप लोग प्लीज़ रिवाइज करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।